नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर अपडेटेड के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, जहां पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं 6 दिसंबर 2021 के करंट अफेयर्स को। चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं और आज पहले सेक्शन से रिलेटेड आर्टिकल डिस्कस कर लेते हैं, जो कि होने वाला है ज्योग्राफी से रिलेटेड। तो ज्योग्राफी से रिलेटेड आज पहला आर्टिकल हमें डिस्कस करना है, वो है साइक्लोन जावाद के बारे में। ओके, क्या कंटेस्ट है? रिसेंटली एक लो प्रेशर जोन क्रिएट हुआ था, कहां पर? बे ऑफ बंगाल में। ओके, और अब इसी ही लो प्रेशर जोन ने क्या कर लिया है, एक साइक्लोन का रूप ले लिया है, जिसका नाम है जवाद। ठीक है, तो जवाद के बारे में आपको क्या याद रखना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स? तो ये इंडिया के कौन से साइड ओरिजिनेट हुआ है? ठीक है, तो इस सिनेरियो में ये इंडिया के ईस्टर्न साइड ओरिजिनेट हुआ है, यानी कि बे ऑफ बंगाल में ओरिजिनेट हुआ है। ठीक है, कौन से स्टेट की कोस्ट पर जाकर ये हिट कर सकता है? तो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ये दो स्टेट जो है वो सबसे ज्यादा क्लोज है इस साइक्लोन के, लो प्रेशर के, और यहां पर जाकर ये साइक्लोन हिट कर सकता है। ठीक है, साइक्लोन का नाम किसने रखा है, नॉर्मल क्लेचर किसके द्वारा किया गया है? तो इस साइक्लोन का नाम दिया है सऊदी अरेबिया ने। ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, ठीक है। इसके बाद फिर साइक्लोन फॉर्म कैसे होते हैं, किस प्रकार से ओरिजिनेट होते हैं और ये कैसे मूव करते हैं? देखिए, साइक्लोन क्या होता है? इंटेंस लो प्रेशर का जोन होता है, खास करके ट्रॉपिक्स के बीच में, जहां पर बहुत ज्यादा टेम्परेचर रहता है। सन की मैक्सिमम रेज जो रहती हैं वो ट्रॉपिक्स के बीच में लाई करती है, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में। होता क्या है, इस इंटेंस हीटिंग के कारण यहां पर लो प्रेशर जोन क्रिएट होते हैं। ऑलराइट, लो प्रेशर जोन क्रिएट होने के कारण आसपास की जो एयर होती है वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करती है और यहां पर इस सेंटर पर खींची चली आती है। फिर कोरियोलिसिस फोर्स के कारण इन विंड्स का डायरेक्शन जो है वो डिफ्लेक्ट हो जाता है, और इस प्रकार से एक साइक्लोनिक मूवमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं, जो कि लेटर ऑन क्या बन जाता है? साइक्लोन बन जाता है। अगर आपको इसके बारे में और ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे ज्योग्राफी की लेक्चर सीरीज को कवर कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये जो स्पिन आता है साइक्लोन में, ये किस वजह से आता है? तो ये स्पिन जो है वो आता है कोरियोलिसिस फोर्स के कारण। ठीक है, कोरियोलिसिस फोर्स के कारण जो एयर होती है वो क्या करती है? डिफ्लेक्ट करती है। नदर्न हेमिस्फीयर में अपने राइट हैंड डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट करती है, और सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट हैंड साइड रिफ्लेक्ट करती है। ओके, तो ये बेसिक पॉइंट जो आपको याद रखने हैं। चलिए, इसी कारण ये स्पिन क्रिएट होता है। आप देख सकते हैं, ये है नदर्न हेमिस्फीयर में। नदर्न हेमिस्फीयर में साइक्लोन की जो डायरेक्शन होती है वो एंटी क्लॉकवाइज होती है, वहीं सदर्न हेमिस्फीयर में डायरेक्शन जो होती है वो क्लॉकवाइज होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बार अगर साइक्लोन ओरिजिनेट हुआ और वो लैंड को हिट करता है, तब उसके साथ क्या सिनेरियोस क्रिएट होते हैं? एक बार साइक्लोन ओरिजिनेट होने के बाद जैसे ही वो लैंड को हिट करता है, वो अपनी इंटेंसिटी लूज कर देता है। ठीक है, क्यों इंटेंसिटी इसकी लो हो जाती है? क्योंकि साइक्लोन जो ओरिजिनेट हुआ वो लो प्रेशर जोन में हुआ, यानी कि सी में। सी का टेम्परेचर ज्यादा था। ठीक है, जैसे ही वो लैंड पर आया, लैंड सॉरी सी का टेम्परेचर जो था वो काफी ज्यादा हाई था। ठीक है, जैसे ही वो लैंड पर आया, इसे उतना ज्यादा टेम्परेचर नहीं मिलेगा। इसके साथ साथ जो वाटर है, यानी कि जो मॉइस्चर का अमाउंट इसे ओशन में अवेलेबल था, वो मॉइस्चर का अमाउंट इसे लैंड पर नहीं मिलता है। इसीलिए धीरे धीरे करके ये जो साइक्लोन्स होते हैं, जैसे ही वो लैंड को हिट करते हैं, वो फेड होना स्टार्ट कर देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं अगला आर्टिकल जो कि ज्योग्राफी से ही रिलेटेड है। वो है नॉर्थ ईस्ट मानसून के बारे में। ठीक है, अब ये है क्या नॉर्थ ईस्ट मानसून? देखिए, इसे रिट्रीटिंग मानसून के नाम से भी जाना जाता है। एक फेमस मॉनसून होता है इंडिया में जो कि हिट करता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? साउथ वेस्ट मॉनसून के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगेन मैप बना लेते हैं, काफी इजी होगा। ये है हमारा इंडिया। ठीक है, यहां से जो मॉनसून एंटर करता है उसे हम क्या बोलते हैं? साउथ वेस्ट मॉनसून बोलते हैं। ठीक है, और फिर इसी प्रोसेस से ये आगे बढ़ता है, एक ब्रांच यहाँ, एक ब्रांच यहाँ, और इस प्रकार से पूरे इंडिया को कवर करता है। ठीक है, कब होता है ये? तो ये जब मॉनसून इंडिया में आता है। ठीक है, जब रेनफॉल का सीजन होता है। फाइनली जब विंड्स का रिवर्सल होता है, प्रेशर बेल्ट्स दोबारा से इक्वेटर की तरफ शिफ्ट होती हैं, तो ये जो विंड्स होती हैं वो अपनी डायरेक्शन को चेंज करती हैं और इस डायरेक्शन में फ्लो करना स्टार्ट करती हैं। अपनी वाली डायरेक्शन को छोड़ देती हैं और ये वाली डायरेक्शन में फ्लो करना स्टार्ट करती हैं। इसे ही हम क्या बोलते हैं? नॉर्थ ईस्टर्न मानसून बोलते हैं, या फिर रिट्रीटिंग मानसून बोलते हैं। इस मानसून के कारण मैक्सिमम जो रेनफॉल होती है वो साउथ इंडिया में होती है। ठीक है,
अगेन और ज़्यादा कॉन्सेप्ट आपको इसके बारे में जानना है तो आप ज्योग्राफी की लेक्चर सीरीज को कवर कर सकते हो, ठीक है। चलिए, तो अभी कंटेस्ट क्या है, ये जो नॉर्थ ईस्टर्न मानसून है इसके कारण पिछले लास्ट 2 मंथ्स में क्या हुआ है, बहुत ज्यादा प्रॉपर्टीज का, क्रॉप्स का सॉरी, प्रॉपर्टीज का, लाइफ्स का और क्रॉप्स का काफी ज्यादा लॉस हुआ है, ठीक है। आई एम सॉरी गाइस। नियर अबाउट अगर एस्टिमेट हम देखें तो डिजास्टर, स्टेट डिजास्टर रिलीफ रिस्पॉन्स फंड के द्वारा 1281 करोड़, ठीक है ना, इससे अराउंड का लॉस हो चुका है, ठीक है। तो काफी ज्यादा लॉस हो चुका है नॉर्थ ईस्टर्न मानसून के कारण। नॉर्थ ईस्टर्न मानसून के बारे में हमने डिस्कस कर लिया, किस डायरेक्शन में ये मूव करता है, ठीक है, और किस प्रकार से आगे बढ़ता है। चलिए, एक और फिनोमेना है उसे भी डिस्कस कर लेते हैं जो कि है लानीना, ठीक है। तो लानीना के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए क्या हुआ, लानीना होता क्या है, तो ये एक स्पेशल सिनेरियो होता है इंडियन ओशन मानसून में, ठीक है। बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, अगेन अगर आपको और ज्यादा जाना है तो आप ज्योग्राफिक लेक्चर सीरीज देखें, शॉर्ट में से समझ के खत्म करेंगे। यहां पर है हमारा इंडिया, ठीक है। यहां पर है एक आइलैंड नेशन जिसे हम मैस्करीन बेसिन कहते हैं। यहां पर है ऑस्ट्रेलिया। प्रेशर्स किस प्रकार से डेवलप होते हैं, तो यहां पर समर के टाइम में तिब्बत पर होती है इंटेंस हीटिंग। इंटेंस हीटिंग के कारण यहां पर लो प्रेशर क्रिएट होता है और यहां पर हाई प्रेशर रहता है, ठीक है। विंड का डायरेक्शन कुछ इस डायरेक्शन में रहता है और इसी कारण हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जब विंड मूव करती है तब इंडिया में वो मॉनसून लेकर आती है, ठीक है। जब यही प्रोसेस काफी ज्यादा इंटेंसिफाई हो जाए, ठीक है, बहुत ज्यादा इंटेंसिफाई हो जाए और इंडिया में मॉनसून ज्यादा है, ठीक है ना, मोर देन यूजुअल मॉनसून अगर इंडिया में आता है तो उस फिनोमेना का हम बोलते हैं लानिनो, ठीक है। और इसके अपोजिट अगर ये सिचुएशन जो है वो काफी ज्यादा वीक हो जाए, ठीक है, यहां पर उतना ज्यादा हाई प्रेशर क्रिएट ना हो पाए, ठीक है, लेस हाई प्रेशर रहे और इंडिया में मॉनसून लेस आए, ठीक है, इंडिया में जब मॉनसून लेस आता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, अल नीनो, ठीक है। बस दैट्स इट। इसके पीछे के रीजन अभी भी साइंटिस्ट को नहीं पता है कि ऐसे सिनेरियोस क्यों होते हैं, कब अलिनो आना है, कब लानिनो आना है, क्यों होता है ये प्रेशर सिचुएशन, क्यों क्रिएट होती है, क्यों ओरिजिनेट होती है, इसके बारे में अभी भी डिटेल्ड में इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला आर्टिकल डिस्कस करते हैं जो कि गवर्नेंस से रिलेटेड है। और गवर्नेंस में हमें जो आर्टिकल डिस्कस करना है वो है पब्लिक अकाउंट कमेटी के बारे में, यानी कि पीएसी। क्या कंटेस्ट है, रिसेंटली पब्लिक अकाउंट कमेटी ने अपने 100 ईयर्स कंप्लीट किए हैं, ठीक है, यानी कि 100 साल की हो चुकी है ये पब्लिक अकाउंट कमेटी, ओके। ये जो है पब्लिक अकाउंट कमेटी, इट इज वन ऑफ द 3 फाइनेंशियल पार्लियामेंट्री कमेटी। कहां पर बनती है कमेटी, तो पार्लियामेंट के अंदर बनती है, यानी कि जो आपके पार्लियामेंट के मेंबर होते हैं, एमपीज होते हैं, वो इसके मेंबर होते हैं। कौन कौन सी 3 इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल कमेटी हैं, तो एस्टिमेट कमेटी, पब्लिक अकाउंट कमेटी तो ऑलरेडी डिस्कस किया हमने, और इसके बाद होता है कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। ये 3 कमिटीज इंपॉर्टेंट है जो कि फाइनेंस से रिलेटेड है। तो ये कमेटी कौन से आर्टिकल से अपनी पावर को ड्रॉ करती है, ठीक है, तो ये 105 आर्टिकल, आर्टिकल नंबर 105 ऑन प्रिविलेजेस ऑफ पार्लियामेंट मेंबर्स, ठीक है, एंड आर्टिकल 118। ये 2 आर्टिकल जो है वो पार्लियामेंट्री कमिटीज को या फिर पब्लिक अकाउंट कमिटीज को पावर देते हैं, ठीक है। चलिए, नॉट सो मच इंपॉर्टेंट, तो याद रखने वाली बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, पब्लिक अकाउंट कमेटी को और थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। इसको स्टैब्लिश कब किया गया था, तो इसको स्टैब्लिश किया गया था 1921 में, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक 1990 पास किया गया था जिसे हम क्या बोलते हैं, मॉनफोर्ड रिफॉर्म के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। उसी एक्ट के दौरान पब्लिक अकाउंट कमेटी को स्टैब्लिश किया गया था, ठीक है। इसके अपॉइंटमेंट यानी कि इसके जो चेयरपर्सन वगैरह होते हैं, इसके जो मेंबर्स होते हैं, वो कौन करता है, तो वो अपॉइंट किए जाते हैं स्पीकर ऑफ लोकसभा के द्वारा, ठीक है। इट इज टू बी नोटेड दैट कमिटी नॉट बीन एन एग्जीक्यूटिव बॉडी कैन ओनली मेक डिसीजन दैट आर एडवाइजरी इन नेचर, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इसके जो डिसीजन होते हैं वो एडवाइजरी होते हैं। अगला, इसमें कितने मेंबर्स होते हैं, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स हैं 22। इसमें से 15 मेंबर्स जो हैं वो लोकसभा से आते हैं और 7 मेंबर्स राज्यसभा से आते हैं,
ठीक है, विथ अ टर्म ऑफ 1 ईयर ओनली। 1 साल के लिए ये कमेटी को बनाया जाता है। पर्पस क्या है? तो अगेन इट वॉज फॉर्म्ड विद द पर्पज ऑफ scrutining whether money granted to the government by the parliament has been spent by the former within the scope of demand or not। ठीक है, जो फंड अलाउ किया गया वो फंड को यूज किया गया है या नहीं। दैट्स इट। चलिए आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल दैट इज रिलेटेड विथ नेगेटिव यील्ड बॉन्ड। क्या कंटेस्ट है? देखिए इंडिया से रिलेटेड नहीं है ये आर्टिकल, ये आर्टिकल रिलेटेड है यूरोप से। तो यूरोप में क्या हो रहा है, जो नेगेटिव डेट यील्ड है वो क्या हो रही है, डेसिपेटिंग हो रही है, यानी कि उनका जो नंबर है या फिर उनका जो बेनिफिट हो रहा था उनसे, अब वो धीरे धीरे करके कम होते जा रहा है। ठीक है, तो पहले ये जान लेते हैं कि नेगेटिव यील्ड बॉन्ड होती क्या है। ठीक है, तो देखिए नेगेटिव यील्ड बॉन्ड क्या है, सबसे पहले तो बॉन्ड को समझ लेते हैं कि बॉन्ड क्या होता है। देखिए कोई भी कंपनी हो, कॉरपोरेट हो कोई, ठीक है, या फिर गवर्नमेंट हो, ये सभी क्या करते हैं, डेवलपमेंट के काम करते रहते हैं। कॉर्पोरेट अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहता है, गवर्नमेंट कंट्री में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाना चाहती है। ठीक है, लेकिन हर बार इनके पास क्या होते हैं, फंड अवेलेबल नहीं होते हैं डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को चलाने के लिए। तो गवर्नमेंट हो या फिर कॉर्पोरेट हो, ये क्या करते हैं, बॉन्ड इशू करते हैं, यानी कि शेयर इशू करते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट क्या करेगी, एक मान लीजिए कि 10,000 का उसने एक बॉन्ड इशू किया। ठीक है, 10,000 रुपये का बॉन्ड गवर्नमेंट ने इशू किया कि आप क्या करें, हमें 10,000 रुपये ला के दें, उसके बदले हमसे एक पेपर ले जाएं। हम क्या करेंगे, इस 10,000 रुपये जो आपने हमें दिए हैं उसके ऊपर हम आपको इंटरेस्ट देंगे, और जितने भी समय के लिए इस बॉन्ड को परचेस किया गया, फॉर एग्जाम्पल 5 ईयर्स के लिए परचेस किया गया है, तो आज से 5 सालों तक आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा, और 5 साल के बाद ये 10,000 रुपीज आपको रिटर्न हो जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये बॉन्ड का काम चलता है। नेगेटिव यील्ड बॉन्ड क्या होती है? नेगेटिव यील्ड बॉन्ड क्या होती है? फॉर एग्जाम्पल आपने 10,000 का बॉन्ड इशू किया, आपने परचेज किया। ठीक है, 5 ईयर्स इसका टर्म था, 5 साल के बाद इस टर्म की मैच्योरिटी पूरी हो गई और आप वापस जाएंगे, तो आपको 10,000 के बदले 9,000 ही मिलेंगे। ठीक है, 9,000 रुपये ही आपको वापस किए जाएंगे, 1,000 रुपये नहीं किए जाएंगे। ठीक है, ये होती है नेगेटिव यील्ड बॉन्ड। इसमें आपको हर साल इंटरेस्ट जरूर मिलता है, जो 10,000 रुपये आपने दिए ना उसके बदले आपको इंटरेस्ट जरूर मिलेगा। अब सवाल ये उठता है कि जब नेगेटिव यील्ड बॉन्ड में लोगों को पैसे कम मिलते हैं तो उसमें इन्वेस्ट क्यों किया जाता है? तो देखिए नेगेटिव यील्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट तब किया जाता है जब इकोनॉमी जो है वो स्ट्रेस से गुजर रही हो और सर्टेन अनसर्टेनिटी बनी रहती है। तो जो इन्वेस्टर होते हैं ना वो अपने पैसे को खुद के पास नहीं रखना चाहते, वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं कि भले चलो थोड़ा बहुत कम प्रॉफिट हो लेकिन फिर भी हम इन्वेस्ट कर देते हैं। तो उन सिनेरियोज में नेगेटिव यील्ड बॉन्ड्स में क्या होते हैं, ज्यादा इन्वेस्टमेंट आती है, जैसे कि हुआ भी पिछले 2 सालों से नेगेटिव यील्ड बॉन्ड में काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट आई है। ठीक है, लोगों ने बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया है, क्योंकि आपको पता है कोरोना के कारण ग्लोबल इकोनॉमी उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी। लेकिन अब दोबारा से क्या हुआ है, इकोनॉमी रिवाइव हो रही है, तो नेगेटिव यील्ड बॉन्ड में लोगों ने इन्वेस्ट करना फिर कम कर दिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो कि रिलेटेड है स्पीशीज इन न्यूज से। यहां पर हमें किसके बारे में, फ्लोरिकैन के बारे में जानना है, लेसर फ्लोरिकैन। ठीक है, तो क्या कंटेस्ट है, रिसेंटली लेसर फ्लोरिकैन जो है उन्हें ट्रेस किया गया है फर्स्ट टाइम राजस्थान महाराष्ट्र में। ठीक है, राजस्थान से लेकर महाराष्ट्र तक इस प्रकार की एक बर्ड होती है, इसे ट्रेस किया गया है, देखा गया है फ्लोरिकैन को। ठीक है, तो इस बर्ड के बारे में जान लेते हैं। ये क्या है, वन ऑफ द 3 बस्टर्ड स्पीशीज है जो कि एंडेमिक है इंडिया की, यानी कि सिर्फ और सिर्फ इंडिया में देखने को मिलती हैं। ठीक है, लेसर फ्लोरिकैन, बंगाल फ्लोरिकैन एंड ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये तीनों ही स्पीशीज जो हैं सिर्फ और सिर्फ इंडिया की एंडेमिक है, दुनिया में और कहीं देखने को नहीं मिलेंगी, सिर्फ और सिर्फ इंडिया में देखने को मिलती है। लेसर फ्लोरिकैन की बात करें तो इसका हैबिटेट कहाँ पर है, तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, इन एरियाज में ये देखी जाती है। इसका कंजर्वेशन स्टेटस क्या है, तो IUCN की रेड लिस्ट में इसे एंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया है। ठीक है, वहीं साइट कन्वेंशन में इसे अपेंडिक्स सेकंड में रखा गया, तो ये एंडेंजर्ड कैटेगरी का स्पीशीज है। ठीक है, यानी कि इसको प्रोटेक्शन वगैरह ज्यादा देनी है, इसीलिए इंडिया ने भी इंडियन वाइल्ड लाइफ एक्ट के अकॉर्डिंग इसे शेड्यूल 1 में रखा है, यानी कि मैक्सिमम प्रोटेक्शन इसे दी जाती है। बंगाल फ्लोरिकैन की बात करें तो ये कुछ दिखने में ऐसा होता है। ठीक है, इसकी बात कर लेते हैं, ये कहाँ पर देखने को मिलते हैं, ये इंडिया और कंबोडिया वाला जो एरिया है। ठीक है, द स्पीशीज फाउंड इन स्मॉल नंबर्स ओनली इन इंडिया एंड कंबोडिया,
2 कंट्रीज में देखने को मिल जाएगी, ठीक है। हंड्रेड्स ऑफ देम आर प्रेजेंट इन नेपाल एंड स्पीशीज इज एक्सटेंट इन बांग्लादेश। बहुत सारे एरियाज से एक्सटेंट हो चुकी है और नेपाल में भी बहुत कम अमाउंट में देखने को मिलता है। सबसे ज़्यादा इंडिया और कंबोडिया में ही देखने को मिलेंगे। इनका स्टेटस क्या है, तो ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन की, उनसे भी ज़्यादा प्रोटेक्शन की ज़रूरत है बंगाल फॉलीगेन को। इंडिया ने शेड्यूल 1 में रखा हुआ है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, डिस्कस कर लेते हैं ग्रेट इंडियन मस्टर्ड के बारे में भी। तो ये ग्रेट इंडियन मस्टर्ड कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है, ठीक। इसका क्या स्टेटस है, इसका क्या सिनेरियो है, तो इसका हैबिटाट जो है वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में है, ठीक है। यानी कि इंडिया और जो आसपास के नेबरिंग कंट्रीज हैं, बांग्लादेश, नेपाल वगैरह, उन रीजन्स में ज़्यादातर देखने को मिलता है, ठीक है। बट अगेन इंडिया में ही 90% जो है ऑफ इट्स फॉर्मर रेंज नाउ प्रिंसिपैलिटी कन्फाइंड टू राजस्थान। सिर्फ और सिर्फ इंडिया के राजस्थान में ही 90% ही अवेलेबल है। इसीलिए ये स्टेट बर्ड ऑफ राजस्थान भी कहलाता है, एंडेंजर्ड कैटेगरी में है और शेड्यूल 1 में रखा गया है इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। सो गाइस, ये थे आज के हमारे सभी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स का डिस्कशन। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर द डिस्कशन। हैव अ गुड डे।